हमने 3 महीने काम करके छोटे छोटे बोन के टुकड़ों को बुना के एक स्केलेटन बनाया, उसके 21 स्केलेटन तैयार किए। इट वाज नॉट ए स्मॉल थिंग, वी टुक 3 months। एक 21 लोगों को पहचानने में उस संप के कचरे में। Why this was not admissible evidence in the court of law? क्या मेरे पे विश्वास नहीं? इसका मतलब ये है कि आपको मेरा विश्वास नहीं है। फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कोर्ट डजंट बिहेव मैं लाइक इसी पे आना चाहता था, क्योंकि पंढेर तो अक्विट हो रहे हैं या उनके दोष के ऊपर जो भी कहा गया, लेकिन अब ये कोहली भी अक्विट हो रहे हैं। हाँ, तो छोड़ना पड़ेगा उनको। एक तो ये कि दोनों उन्होंने एक ही चार्ज लगा दिए। अब ये तो चार्ज लगाने वालों की प्रॉब्लम है ना। पब्लिक प्रेशर इतना है कि पांडेर को भी आपने साथ में लगाना है, सेम चार्जेस पे लगाना है, तो सेम चार्जेस लगा दिए। उसी चार्जेस पर उसको छोड़ रहे तो नेचुरली उसका राइट बनता होगा, उसको तो छोड़ दिया। मेरे को आप मुझे अकेला कैसे आप चार्ज कर सकते हो? मुझे अकेले कैसे कर सकते हो? उसको छोड़ दिया, मेरे को छोड़ो। दिस पांडेर वाज ए नॉर्मल पर्सन एंड जो कोहली था वो ही वाज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, साइकोपैथिक ट्रेट्स उसमें थे। नेक्रोफिलिया तो कहते हैं जिसमें डेड बॉडी से सेक्स करने की इच्छा होती है, और नेक्रोफेजिया उसको कहते हैं जो डेड बॉडी का मांस खाने में उसको इच्छा होती है ना, इरेजिस्टिबल डिजायर होती है। तो दोनों उसके अंदर थी। एक दूसरा केस फिर से खबरों में लौटा है जिससे आपका ताल्लुक़ रहा और जिसमें आपने इन्वेस्टिगेट भी किया, आपकी टीम ने बहुत मेहनत की उसमें, और अब हम सुन रहे हैं कि उसमें एक के बाद एक अक्विटल्स हो रहे हैं। मैं निठारी किलिंग्स की बात कर रहा हूँ। निठारी के? हाँ जी, निठारी किलिंग्स सर एक ऐसा केस था जिसमें दुनिया ने एक मन बना लिया था कि पंढेर और कोहली ये दोनों लोग उस घर में रहते थे। ये दोनों लोगों को अबडक करके लाते थे या फुसला के लाते थे या जैसे भी लेके आते थे। वहाँ अगर जो महिलाएं होती थीं या बच्चियाँ होती थीं उनका रेप होता था, उसके बाद उनका कत्ल होता था, बॉडीज़ को डिसमेंबर किया जाता था, उसके बाद ये खाना खाते थे, जो भी करते थे, और उसके बाद इन्होंने नालों में डिस्पोज कर दिया। और ऐसा दर्जनों लोगों के साथ में हुआ। जब आपने इन्वेस्टिगेट किया इस केस को, आपकी राय जो ये पब्लिक ओपिनियन थी इससे हट के थी, और अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसेट आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली उस कोठी में क्या होता था, और जो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा उसको लोगों ने कबूल क्यों नहीं किया उस वक्त? देखिए, एक सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं मास हिस्टीरिया जी। अब मैं इसके क्लासिकल 2 एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक तो रिसेंटली कुछ साल पहले ही हुआ कि औरतों की चोटी कट जाती थी जी, है ना, पूरे यूपी में कटी चोटियाँ कटी। उससे पहले एक शादरा में, नोएडा में भी और पूरी दिल्ली में वो मंकी मैन था जो लोगों पे अटैक करता था, और कोई जगह शायद दिल्ली में नहीं बची जहाँ पे लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया कि वो मंकी मैन ने मेरे स्क्रैच लगाए हैं, ये करें। वाइल आई एम 1000% श्योर कि वो लोग खुद ही स्क्रैच लगा के ठीक है, जो काला बंदर चलता था दिल्ली में। तो ये इसको मास हिस्टीरिया बोला जाता है। जैसे आदमी इंडिविजुअली हिस्टेरिकल होता है, सोसाइटी की हिस्टेरिकल हो जाती है एक बात के पीछे, और ये दुनिया भर में फिनोमेनाज देखे जाते हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो उसी तरह से क्या होता है कि मीडिया की बिगनिंग से या शुरू से एक ऐसी मास हिस्टोरिक इमेज बन जाती है चीज़ों की, है ना। बस वो फेंकने वाला जो उसको न्यूज़ को जो है देने वाला सप्लायर जो है वो थोड़ा सा अगर क्लेवर होता है और कन्विंसिंग वे में करता है तो लोग, पब्लिक सारी की सारी उसको मानना शुरू कर देती है, और फिर उसके अगेंस्ट में कोई भी आर्गुमेंट वो सुनना नहीं चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या करते थे सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंडेर? जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला, हाँ जी, क्योंकि हमने तो उनका दोनों का साइकोएनालिसिस भी किया, सारा कुछ किया, सामने बैठा के आपने बात की पूरा 24 घंटे दोनों को अलग अलग रूप में किया, पूरी एक टीम बना करके हमने पूरा साइकोएनालिसिस किया। वी फाउंड दैट इज दिस पांडेर वाज ए नॉर्मल पर्सन, एंड जो कोहली था वो ही वाज सफरिंग फ्रॉम
साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, साइकोपैथिक ट्रेट्स उसमें थे, ठीक है। उसके वो नेक्रोफिलिक था, नेक्रोफेजिक था। नेक्रोफिलिया, नेक्रोफिजिया उसको कहते हैं, जो नेक्रोफिलिया तो कहते हैं जिसमें डेड बॉडी से सेक्स करने की इच्छा होती है, और नेक्रोफेजिया उसको कहते हैं जो डेड बॉडी का मांस खाने में उसको इच्छा होती है ना, इरेजिस्टिबल डिजायर होती है। तो दोनों उसके अंदर थी, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिकली जब एक 5-6 लोगों की टीम ने एग्जामिनेशन करके हमने ये तो बहुत पहले कर दिया था। अब दूसरा क्या होता है कि आप ये वेरीफाई करते हो कि भाई ये सब लोकेट किया गया, कब कब उसने किया, बाद में तो सब बताने लगा ना वो। और इसकी जो ये वो जो लड़का जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोहली, सुरेंद्र कोहली जो है, उसका देखिए जितने भी साइकोपैथ्स वगैरह होते हैं ना, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी इंटैक्ट रहती है। प्रॉब्लम ये होती है साइकोपैथ के अंदर, प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि इमोशंस नहीं होते, इमोशनली बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बट इंटेलिजेंस इंटैक्ट होती है ना। तो इमोशंस और इंटेलिजेंस अलग अलग है, मेमोरी वगैरह सब अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे। तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज इंटेलिजेंस वो प्लानिंग उसकी इतनी परफेक्ट होती है कि उसको पकड़ नहीं सकता। अब इमोशनली फ्लैट है, इसलिए एग्जीक्यूशन में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। भाई बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी को चाकू मार दो, आप कांपने लग जाओगे, आपसे खाना भी नहीं खाया जाएगा उसके बाद। मैंने कितने ही क्रिमिनल्स देखे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाते हैं पकड़ के सीधा, है ना। तो एक नॉर्मल आदमी खाना पीना बंद हो जाएगा, गला रुध जाएगा, उसका कहेगा वो मेरे से खुद गले नहीं उतर रहा है, और है इमोशनली हाईली डिस्टर्ब, विजिबली डिस्टर्ब, जो आप मेकआउट कर सकते हैं अगर तुरंत पकड़ा जाता है। थोड़े दिनों बाद भी है तब भी जब टूटता है जब, तो एकदम इमोशनली डिस्टर्ब हुआ था वो, इसलिए वो सारी बातें फिर बता देता है। तो इमोशनल ब्रेकडाउन करते हैं इसलिए उसको, तो जब हो जाता है तो सब कुछ बताता है, पूरी हिस्ट्री बताते, तोते की तरह सब कुछ बताएगा वो। बट साइकोपैथ्स अपने ही कर सकते हैं, इमोशनली फ्लैट होते हैं, और रिएक्शन मार दिया कोई बात नहीं, रूटीन में जैसे काम किया वो कर दिया। बॉडी को उठाता था, मारने के तुरंत बाद सेक्सुअल असल्ट की कोशिश करता था, कभी होता था कभी नहीं होता था उसको, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ खाने की उसकी इच्छा हुई, एकदम जो 2-4 बार जो भी है, तो ब्रेस्ट काट के ले गया या बटक्स, ये 2 चीज़ काटता था वो। पहले ब्रेस्ट निकालता था, बटक्स निकालता था। तो उनकी वो सब्ज़ी बना रहा था, तो बताता था कि भाई उसमें इतना फैट निकल आता था कि मेरे से खाया नहीं जाता था, इसलिए मैं छोड़ देता था। पकाता था उनको जैसे रूटीन बनाते हैं ब्रेस्ट को, तो ब्रेस्ट तो पूरा फुल ऑफ फैट होता है, तो फैट गर्म होने से रिलीज हो जाता था, तो खा नहीं पाता था। कहने का मतलब ये है कि ही वॉज नॉट साइकोलॉजिकली ए नॉर्मल पर्सन। वर्सेस पांडेर है, ये पांडेर वॉज एब्सोल्युटली साइकोलॉजिकली नॉर्मल पर्सन। एडमिटली वो ये कहता था कि भाई मेरी ठीक है ये आदत थी कि मैं लड़कियों को बुलाता था और बियर शेर दारू शारू मिला के पी के, एंड देन आई यूज्ड टू डू माई जॉब एंड फिनिश। ही वॉज नॉट कमिंग एवरी डे, वहाँ रहता नहीं था। ही वॉज यूजिंग इट एज ए गेस्ट हाउस। इस आदमी को रखा हुआ था, किसी दोस्त के रिकमेंडेशन पे इसको रख लिया था। तो वो तो आता ही कोई महीने में 1.5 महीने में एक बार आता था, ज़्यादा 1 या 2 दिन से ज़्यादा ठहरता नहीं था। उसके कुछ काम था वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में कहीं मुझे भूल गया हूँ, तो वहाँ पे जाता था काम वाम करके, शाम को वापस आता था। मीन टाइम फ़ोन कर देता था वो, कॉल करने के लिए, वो आकर के अपना करके फिर अपने, है ना। तो वहाँ पे उसका अपने सर्वेंट के साथ इन्वॉल्व होने का कुछ नहीं है। सर्वेंट क्या करता था, जब लड़कियाँ आती थी तो उनका वो डिटेल नोट कर लेता था। अच्छा, नाम वाम सब कर लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, और जब उसके साहब चले जाते थे तब वो उनको फ़ोन करके बुलाता था कि साहब आने वाले हैं आज। अच्छा, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। ये बुलाता था वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन उसको कह लीजिए, है ना, सेक्स जॉब्स के लिए वो ये बुलाता तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बुलाता था। अब वो बुलाता था अपना वाला काम करने के लिए उन्हीं लोगों को, उन्हीं लोगों को, पर तब नहीं बुलाता था जब वो है,
जब पंडेर के जाने चले के बाद? पंडेर जाने के बाद में 10 दिन बाद 5 दिन बाद जब है उसने बुलाया और करके अपना काम करके पहले मारा उसको। तो पहले उसका टिपिकल जो उसने बताया था हमें कि वो सोफे पे आके जैसे बैठती थी तो वो कहता था अच्छा मैं चाय बना के लाता हूँ। तो किचन में जाता था, चाय नहीं बनाता था, फंदा उसने बना रखा था एक। अच्छा। वो आता था पीछे से आके फंदे से उसको बांधा, गला घोटा, मारा, रखा, अटेम्प्ट किया, सेक्सुअली नहीं हुआ, कर लिया जितना उसको कर सकता था। एक कुछ में उसने वो ये फैट निकाल के खाने की खाने की कोशिश भी की। और उसके बाद में उनको उठा के बीच में बाथरूम था उसमें रख देता था और फिर रात को आराम से काटता था। समझे ना आप? आराम से रात को काट के पॉलीथीन में डाल के, और वो डालने कहीं दूर नहीं जाता था, वहीं पे बड़ा नाला था उसके घर के आगे, फ्रंट जो जहाँ पत्थर लगे थे, एक पत्थर में छोटा सा छेद था, उसी छेद से डाल देता था अंदर। वो बहती बहती, तभी तो हम सब फिर रिकवर कर पाए, क्योंकि हमें मालूम था भी चीज़ है, संप पे जाके बैठ गई होगी, बोन तोड़ कर कहाँ जाएगी बह करके। तो संप उसका पता लगाया, संप को खाली करवाया, तो उसमें से कितनी बोन निकल आई, उसमें से 21 बॉडीज़ क्रिएट किए हमने, पूरी तो नहीं पर 21 लोगों के हड्डियाँ हमने क्रिएट की जो हमने संप में से निकाली है। 21 सर उनके डीएनए किए कितने 8 या 10 नंबर मैच भी हुआ था, मैच भी हो गए, 8 लोग मैच हो गए। उससे 2 3 4 स्कल थे वो इंटैक्ट निकल आए थे, मिल गए थे, उनसे सुपर इम्पोजिशन से ऐसे 12-13 लोगों का पहचान आइडेंटिटी, तो कॉर्पस डेलिक्टी बनी, इसको बोलते हैं कॉर्पस डेलिक्टी, कि पहले बॉडी ऑफ एविडेंस। तो बॉडी ऑफ एविडेंस में डेड बॉडी या उसकी आइडेंटिफाई करने मरने वाले की वो जरूरी होती है, उसके बाद वैसे ही इकट्ठ हो जाएगा। तो कॉर्पस डेलिक्टी हमारी पूरी हो गई इस तरह से, तो केस बन गया, अब केस लगा दो। अब लगाते वक्त क्या होता है कि पब्लिक कमोशन बहुत ज़्यादा हो गया, इतना हो गया कि उसको पकड़ के पीट ही दिया था गाजियाबाद में, कोर्ट में। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि भाई आफ्टर ऑल जो पुलिस में काम कर रहे हैं या प्रोसिक्यूशन करने वाले हैं, पीपी वगैरह हैं, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक मी एंड यू, है ना? तो फिर उन पर भी प्रेशर बनता है, तो वो उसको भी चार्ज कर दो भाई, तो उसको भी चार्ज कर दिया सेम उस पर, जबकि उसकी प्रेजेंस कहीं सिद्ध है ही नहीं, तो चंडीगढ़ रहता था या बाहर जाता रहता था। और जब भी डे इंसिडेंट्स की इसने बताई हैं तो उन दोनों किसी पे वो था ही नहीं यहाँ पे। तो लेकिन अब प्रॉब्लम वही है कि हाई कोर्ट ने छोड़ दिया तो उसने छोड़ दिया। अब जैसे अब ये चल रहा है कि भाई बिकॉज कोर्ट इज़ नॉट ए फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, कोर्ट डजंट बिहेव लाइक। मैं इसी पे आना चाहता था, क्योंकि पंडेर तो अक्विट हो रहे हैं या उनके दोष के ऊपर जो भी कहा गया, लेकिन अब ये कोहली भी अक्विट हो रहे हैं। हाँ, तो छोड़ना पड़ेगा उनको। एक तो ये कि दोनों उन्होंने एक ही चार्ज लगा दिए। अब ये तो चार्ज लगाने वालों की प्रॉब्लम है ना, हाउ दे प्लान द केस। देखिए, केस विन करने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, कि मैं वही चार्जेज इस पर लगाऊँ जिसको मैं एब्सोल्युटली प्रूव कर पाऊँगा। बिकॉज हियर क्वेश्चन इज नॉट ऑफ व्हाट एक्चुअली ही हैज डन, वो एक्चुअली जो डन तो है ही, उस एक्चुअली डन को आपने कोर्ट में प्रूव करना है। तो अगर वो उस ढंग से चलते तो करते, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना है कि पांडेर को भी आपने साथ में लगाना है, सेम चार्जेस पे लगाना है, तो सेम चार्जेस लगा दिए। उसी चार्जेस पर उसको छोड़ रहे तो नेचुरली उसका राइट बनता, वो कहेगा उसको तो छोड़ दिया, मेरे को आप मुझे अकेला कैसे आप चार्ज कर सकते हो, मुझे अकेले कैसे कर सकते हो, उसको छोड़ दिया, मेरे को छोड़ो, ही इज़ राइट एट हिज प्लेस। तो ये प्रोसीजरल रॉन्ग है, दैट व्हाट आई से, कि जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, दैट्स व्हाई आई एम ए वन हु वांट्स टू हैव ए जुडिशियल रिफॉर्म्स एट ऑल सेड एंड डन, कि इंडिया में जुडिशियल रिफॉर्म्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंटायर सिस्टम, चाहे वो एविडेंस प्रोड्यूस करने का सिस्टम है, चाहे एक्सपर्ट्स के रोल का सिस्टम है, सब है, वो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रिटिश ने बनाया अभी भी जो नया किया है BNS, तो हमने कोई सब्सटेंशियल चेंज तो उसमें किया नहीं है। सेकेंडली, हमारी सारी
जुडिशियल एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस में जो सबसे बड़ी कमी ये है वो रिसर्च की है। सर इन सारे चीज़ों पर अगर आप थोड़ा तफसील से बताना चाहें, जैसे आपने 3 चीज़ें कही। पहले आपने कहा कि इंडियन कोर्ट्स जिस तरह से फंक्शन करती हैं, है ना, स्पेशली जिस तरह से वो फॉरेंसिक एविडेंस को एंटरटेन करती हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि सुधार की गुंजाइश है ना। पहली चीज़ आपने कही। दूसरी चीज़ आपने कही कि हम आईपीसी सीआरपीसी से हम बीएनएस भी लेकर आ गए, बट कोई सब्सटैंटिव चेंज उसमें नहीं हुआ। और तीसरी आपने रिसर्च की। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ये जो कह रहे हैं कि फॉरेंसिक एविडेंस को लेकर के हमारी कोर्ट्स, आप ये कह लीजिए जो लिमिटेशन है उनका, उसको अप्रिशिएट करने में, अगर मिसाल दे के आप समझा पाएँ कि ये दिक्कत आती है, ये लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए ऐसा है, आप कोई भी जजमेंट पढ़ इसी निठारी केस में ही बात कर लेते हैं। हाँ, आप जजमेंट जब पढ़ते हैं उसमें साइंटिफिक जो एविडेंसेस होते हैं, जैसे मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इसमें बात थी, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या हमने 3 महीने काम करके छोटे छोटे बोन के टुकड़ों को बना के एक स्केलेटन बनाया, उसके 21 स्केलेटन तैयार किए। इट वाज नॉट ए स्मॉल थिंग, वी टुक 3 मंथ्स। 21 लोगों को पहचानने में उस संप के कचरे में से। भाई अब उस वहाँ हमें तो संप में से हड्डियाँ मिली छोटी छोटी, कुछ सॉफ्ट टिश्यू थे, ज़्यादातर हड्डियाँ जो है वो बड़ी, तो इस दिन से पहले तो निकालते गए, इकट्ठा करते रहे। अब हर एक हड्डी को क्लीन किया गया। कुछ पहले पिछवाड़े में मिली थी, उन सब को मिला के क्लीन किया गया। क्लीन करके उसके बाद में आपने एज और सेक्स के हिसाब से उन बोन्स को अरेंज किया हमने। 21 लोग बने, हो सकता नंबर एक आधा कम ज़्यादा हो। आई एम 80 years old, तो थोड़ी उम्र के हिसाब से उम्र इधर उधर हो जाती है। तो 21 लोगों के स्केलेटन में, यानी कि हमने एस्टेब्लिश किया कि 21 लोग मारे हैं इसने। तो वही जब हमने 21 स्केलेटन बना दिए, विच टुक 3 months, पूरा दिन काम करते थे, चार लोग हम, ठीक है। तो अब वो जब स्केलेटन बन गए, अब फिर उनको वेरीफाई करना है कि यार हमने को इसकी बोन उस पर उसकी ऐसा तो नहीं कर दिया है, तो डीएनए किया गया इसीलिए सारे सैंपल्स का। हाँ, फिर डीएनए करके हमने कहा कि ठीक है ना, 21 अलग अलग भी ये लोग हैं, इनका ये डीएनए है, प्रोफाइल है। अब आप उनको कहो कि लोग जो क्लेमेंट है वो आए, क्लेमेंट आए, उनका ब्लड लिया, फिर उनसे हमने मैच किया, तो 8 लोगों के मिल गए। अब 4 हमारे पास पूरे फुल स्कल थे, तो भाई इनके फोटोग्राफ्स अगर अवेलेबल, सुपर इम्पोजिशन करते हैं, कुछ आइडिया तो उससे लगेगा, तो वो लगा, सुपर इम्पोजिशन करवाया, ठीक है ना। तो वो तो फोरेंसिक साइंस में होता है, फोटोग्राफी का उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो करके इस तरह से पूरा एक हमने अपना अब काम कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आप जजमेंट में देखो तो इस पर कितनी कमेंट्री मिलेगी, कुछ नहीं है ना। तो इस सारी चीज़ को देख के फिर लेकर के फिर जब अगर आप मिलाते हो जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं या दूसरी सर्कमस्टांसेज हैं, तो ये मैं देखता हूँ कि भाई इस पे एम्फेसिस ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि नहीं तो लॉयर्स को इतना ज़्यादा नॉलेज होता है फोरेंसिक साइंस का, और नेचुरली जजेस भी कोई साइंटिस्ट तो है नहीं। हाँ, कुछ जजेस ऐसे होते शुरू में थे, जैसे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता जज का, एक केस में, उस केस का नाम भी लेना चाहता, तो वो डीएनए के शुरू के केसेस में था, डीएनए हुआ था। तो एक दिन उन्होंने मेरे को अपने चैम्बर में बुलाया, बोले डोगरा साहब एक बात है, वो एविडेंस तो हो गई, सब ठीक है, पर मैं भी साइंस का ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पीजी एमएससी हूँ। आई वांट टू सी दिस प्रोसेस बिफोर आई डिलीवर ए जजमेंट। अच्छा, वो श्योर होना चाहते थे? श्योर होना चाहते थे। तो बोले अनऑफिशियली जो है मुझे आप जो है कोई संडे का दिन है ऐसा, मैंने कहा मेरी लैब तो कभी भी खुल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कम से कम हमको आपको 2.5 दिन देने पड़ेंगे। 3 दिन मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा 3 दिन में 2.5 दिन दे सकता हूँ। तो मैंने कहा आपको 3 दिन वहीं लैब में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर शुरू करके इधर उधर जाने नहीं देते। बोले ठीक है। वो 2.5 दिन तक हमारी लैब में रहे, सारी प्रोसेस को देखा, समझा,
टेक्नीशियन और साइंटिस्ट जो थे उनके साथ में सब देख करके फिर वो सेटिस्फाई हुए। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि हाउ ऑनेस्ट और जज की क्या अप्रोच है। तो कई लग रहे थे कि ठीक है यार मैं कर रहा हूँ पहली दफ़ा, इसके बेस पे मैं किसी को प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉलेज ऑफ इट। बायोलॉजी में उसने मान लो MSc कर रखी है, तो ही नोज अबाउट DNA। अब वो देखना चाहता है कि यार इनकी प्रोसेस कैसी है, वो परफेक्ट तो है, साइंटिफिक प्रोसेस कितना साइंटिफिक है, साइंटिफिक है देखने के लिए। बाहर भी कई चीज़ें ऐसा करते हैं कि नहीं मैं देखूंगा, है ना, हम उस प्रोसेस को समझेंगे सो दैट आई कैन गिव बेटर इंटरप्रिटेशन। ठीक बात है। तो ये आपका मतलब आपकी राय ये है कि निठारी किलिंग्स में जो सुरेंद्र कोहली का अक्विटल है उस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाना चाहिए था। हाँ, बिकॉज सिंपली देखिए अब लॉ जो है वो अपने आप में एक टेक्निक है, वो टेक्निक नहीं है। लॉ इट्स अपने आप में बड़ा एक कॉम्प्लेक्सिटी है जी, है ना। वो एक ही चीज़ को आप मल्टीपल स्पेक्ट्रम में देख सकते हो उसको। जी, साइंस सिंगल स्पेक्ट्रम में जाती है। सर निठारी किलिंग्स को लेके एक सवाल हमारा है। आपने हिंट किया था इस चीज़ के ऊपर कि जो सुरेंद्र कोहली था ये साइकोपैथ था, इसके अंदर एम्पैथी नहीं थी, इमोशनली ये फ्लैट था, इसलिए आपकी नज़र में वो गुनहगार था और मुनिंदर पंढेर को आपने दोषी पाया, मतलब आपको लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसान था। तो ये सारे जो मर्डर्स थे ये सुरेंद्र कोहली के किए हुए थे और उसके लिए फिर आपने विज्ञान के ज़रिए उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की थी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि सुरेंद्र कोहली जैसे जो लोग होते हैं, जो साइकोपैथ होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं, ये पैदाइशी तो कोई हत्यारा नहीं होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो किसी व्यक्ति को एक सीरियल किलर बना देती हैं? देखिए ऐसा है, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें से 3 बड़े ख़तरनाक होते हैं। एक नार्सिसिस्ट, एक सोशियोपैथ और एक साइकोपैथ। ये 3 काफ़ी। अब इनमें ये तीनों का जो आता है वो तो जेनेटिकल आता है, हमारे DNA में आता है। लेकिन DNA में आने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सप्रेस हो ही जाएगा। हमारे DNA में बहुत सी चीज़ें रहती हैं वो कभी एक्सप्रेस नहीं होती। बस साइकोपैथ का बेटा साइकोपैथ हो ये ज़रूरी नहीं है? जरूर नहीं है। जीन पास ऑन हो सकता है, 50% चांसेस हैं अगर साइकोपैथ आदमी है, क्योंकि 50% जीन आएंगे फादर से, 50% मदर से आएंगे, तो 50% चांसेस है उसका जीन आए, नहीं आए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर फादर का जीन उसमें आ गया है मान लीजिए, अब उसका एक्सप्रेशन होना एक अलग बात है, उसका एक्सप्रेशन यानी कि वैसा बन जाना, वो उसके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करेगा। अगर उसको बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिलती है, प्यार मिलती है, ममता मिलते हैं, तो वो जो जीन है वो सप्रेस हो जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो आदमी नॉर्मल की तरफ अपना चलेगा। और एक बार 10-12 साल की उम्र निकल गई तो वो नॉर्मल है, फिर जीन सप्रेस हो जाता है, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अब अगर उन लोगों में मैनिफेस्ट होता है जहाँ पे उनको बचपन में प्यार, ममता, केयर और जो पेरेंट्स का सही रख रखाव और अपब्रिंगिंग है वो नॉर्मल नहीं मिल पाती, जब फैमिली ही अपने आप में प्रॉब्लम बन जाती है, तो फिर वो सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि वो जीन बिल्कुल फुल एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे उसका है तो वो एक्सप्रेशन में आ जाएगा। हाँ, अगर नहीं भी है जेनेटिकली तो पेरेंट्स के इस तरह के व्यवहार से उसका व्यवहार एबनॉर्मल हो सकता है, बिकॉज पार्टली जो हमारा व्यवहार है वो लर्नड है, वी लर्न फ्रॉम दिस सोसाइटी पीपल, है ना। क्योंकि पहले आदमी ने सोचा कि राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन जो है वो इंट्यूटिव है, इसलिए हर आदमी कहता है कि नहीं नहीं देखो भाई, आपको मन में विचार आता है तो आपको कोई ताकत अंदर से रोकती है ना, और आप फिर उसके अगेंस्ट में अगर करते हो तो वो
गलत है और उसकी बात मानते हो तो सही है। ऐसा नहीं था। फिर लोगों ने देखा ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रेन का रेटिकुलर सिस्टम जो है उसकी ये ड्यूटी होती है कि कोई भी थॉट चला है उसको रोकती है, और उसका प्राइमरी इंटेंशन ये देखने के लिए है कि जो मैं कहने वाला हूँ या करने वाला हूँ उससे मुझे नुकसान होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है मेरे शरीर को। तो जो नुकसान वाली बात होती है तो वो छोड़ देता है, रोक लेता है आइडिया को, और अगर नहीं है तो आप उसको कर देते हो। लेकिन ये राइट है रोंग है, ये डिसीजन बाय लर्निंग है, सोशल लर्निंग से है। वो पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, अपनी फैमिली के साथ में उसका इंटरेक्शन होगा, सोसाइटी में जो इंटरेक्शन होगा, स्कूल कॉलेज में जो लर्न करेगा, वो सारी प्रोग्रामिंग जो है वो उसका अंदर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और वो डिसाइड करेगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। भाई एक आदमी ये बम बांध के और खड़ा बैठा है जाकर के 50 लोगों को मार देता है ये सोच के कि मैं जन्नत में जाऊंगा, है ना। तो वो ट्रेनिंग के कारण है ना, और सोशल लर्निंग से वो उसके दिमाग में इस तरह की आ गई। कोहली के केस में क्या हुआ होगा सर? मतलब आपने, क्योंकि उसको खूब आपने बात भी की थी उससे, मैंने तो बहुत बात की उससे, लेकिन कोहली देखो थोड़ा तो हो सकता है, वो हमने कोई जेनेटिकली उसको एनालाइज तो नहीं किया, बट सर्टेनली उसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो नॉर्मल नहीं थी। अच्छा। और वो गांव में पला, और बचपन में जैसा उसने कहा कि वो पशुओं को, जो मतलब उस कम्युनिटी को बिलोंग करता था जो लोग पशुओं का चमड़ा उतारते हैं, हड्डियां निकाल के उसको बेचते हैं, करते हैं, तो उस कम्युनिटी में वो काम करता था। इसीलिए उसके लिए आसान था बॉडी को काटना, क्योंकि उसको लिगामेंट वगैरह, पशुओं को काटते हैं लिगामेंट्स वगैरह सब पता होता है, जोड़ पे क्या है, कैसे कैसे उनको अलग करना है, कैसे असेंबल करना है। तो those people know he was doing this job in his early days in life, तो इसलिए उसको चीज़ का पूरा ज्ञान था, इसलिए उसको पूरी एनाटॉमी पता थी आदमी की। भाई चाहे वो गाय की घुटना हो या आदमी हो घुटना, जब वो उसका घुटना काट सकता है तो आदमी का उसको कोई दिक्कत नहीं है। लिगामेंट्स उसको पता है कि हाँ ये इनको काटो तो ये अलग हो जाएंगे। विथ सिंगल वन शेविंग ब्लेड जो है उससे आप पूरी बॉडी को डिसमेंटल कर सकते हो। नथिंग, आपको कोई ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं है एक शेविंग ब्लेड से। हाँ उससे कर सकते हो आप सारा, इतना आसान है। यहाँ से एक इंस्टीट्यूशन देते हैं पोस्टमार्टम पे हम, एंड एंटायर थिंग टंग से लेके नीचे रेक्टम तक पूरी की पूरी चीज इंटैक्ट बाहर निकाल लेते हैं हम, पूरा इंटैक्ट, ऑल स्ट्रक्चर्स दे आर ऑल जुड़े होते हैं अपने से। एंड वी टेक आउट एंड मास उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ द विसरा, अंदर में तो बॉडी खाली रहते हैं। तो वो थोड़ा सा जब नॉलेज हो जाता है किसी आदमी को, और उसको तो था इतने सारे एनिमल उसने काट के देखे थे, फादर ने जो भी दूसरे उसके रहे होंगे सिखाने वाले उसको, तो ही वॉज नोइंग एवरीथिंग ऑल एनाटॉमी विच हेल्प हिम। हमने फिर एक एक्सपेरिमेंट भी उसके साथ किया था। अच्छा। जब हमने 21 स्केलेटन बना लिए, डीएनए भी कर दिया, तो मैंने ऐसे ही सजेशन दिया सीबीआई वालों को कि भाई देखिए ये 21 हैं, और उनके साथ कुछ उनकी पर्सनल बिलोंगिंग मिली थी। अच्छा। किसी के जूड़े का पिन, किसी का बाल बांधने वाला वो जो होता है नायलॉन का वो, ठीक है ना, किसी का यहाँ रिस्ट पे कुछ बंधा हुआ था, अलावा हाँ धागा था, एक औरत के तो धागा बांधा हुआ था, और एक ने कड़ा वगैरह, ये सब जो है ये सब पर्सनल बिलोंगिंग्स है, तो ये मिली थी हमें कुछ। सर इनको सैंपल से कैसे मैच किया आपने कि ये कड़ा इन 21 में से किसका है? भाई जिस स्केलेटन में हमने उस बोन को रखा उसी के साथ हमने कड़ा रख दिया। 2 लेडीज़ के पूरे बाल मिले थे ऊपर इंटैक्ट। अच्छा। तो उनको उस जिस स्कल पे मिले थे उसी स्कल के साथ रख दिया। तो मैंने कहा उन्होंने साथ रखते हैं, देन उसको अगर आप बुला लेते हैं तो हम वीडियो बना लेंगे उसका, और उसको पूछेंगे कौन थे। अच्छा। तो कैन ही आइडेंटिफाई और नॉट। वो जैसे ही आया वो नाम बोलता था लड़के, ये तो ममता है, ये रिम्पा है, बोलता है क्या, बिकॉज ही हैज़ डन इट वेरी, बड़े आराम से क्या काटा है उसने। तो रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, उसने जिनके जिनके थे 6 या 7 थे, उन 7 को पहचाना कि ये वो हैं, और वो वही निकली। अच्छा। डीएनए वगैरह करने के बाद
उसको कोर्ट ने एडमिट किया इस चीज़ को कि ये तो एक तरह से अब वो ऐसा admissible होता है कि crime शायद इसको इस एविडेंस को एडमिट नहीं किया, अच्छा। शायद लोअर कोर्ट ने तो कर लिया था, हाँ। पर हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना कि भाई उन्होंने कहा ऐसा भी क्या बोलते हैं कन्फेशन है, क्या बोलते हैं अंडर ड्यूरेस, उसको प्रेशर में उसने ये किया। नहीं नहीं प्रेशर तो नहीं मानते वो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अच्छा। कन्फेशन की वो प्रोसेस होती है ना कि जुडिशियल होता है, उसमें ये है, तो इतना एक्स्ट्रा जुडिशियल, मैं जुडिशियल आदमी तो हूँ नहीं। हाँ उसमें तो अगर हम ये चाहते हैं कि कोई मैजिस्ट्रेट अगर आके मजिस्ट्रेट को बुलवा लेते हैं और उसके सामने आइडेंटिफाइड करते, तो वो अब सीबीआई को सोचने की बात थी, है ना। तो मैंने कहा था, मैंने कहा भी मेरे दिमाग में आया, मेरे एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में आया कि यार इतना जब वो मेटिकुलसली करता था, उसने बिल्कुल जो बात देखे जूड़े वाला जूड़ा इंटैक्ट था, तो उसने कहा एक ही लड़की ने जूड़ा लगाती थी, उसका नाम तुरंत बोला उसने, तुरंत उसका नाम बोल दिया। तो व्हाट आई मीन टू से उसने काफ़ी उस तरह से कंफर्मेशन किया जिससे हम श्योर हो गए। यू सी वेन टू दिस एक्सटेंट, मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है, मिल भी नहीं रहे, वो तो जेल में था, और वो मेरे पास आकर के चीज़ों को इतनी तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है और बाद में वो चीज़ें वही निकल रही हैं, तो भाई आई हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव दैट दिस इज द मैन हु हैज़ बीन डूइंग। और अब मेरे को ये भी एक सवाल आता है कि भाई आफ्टर ऑल व्हाई दिस वाज नॉट एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या मेरे पे विश्वास नहीं? इसका मतलब ये कि आपको मेरा विश्वास नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड जुडिशियल क्या होता है? तो वो सब चीज़ें एक देखने की, आफ्टर ऑल एक प्रोफेसर है, अपने इतने सालों से काम कर रहा है, तो आप उसकी बात को, वीडियो रिकॉर्डेड है, इट्स वीडियो रिकॉर्डेड, यू कैन वीडियो रिकॉर्ड हमने करवाया। मैंने कहा जब से गाड़ी से उतरेगा तब से, सो दैट देयर इज नो फोर्स, नथिंग एंड देयर इज नो अदर पर्सन ओवर देयर, ताकि उस एक्सपेरिमेंट की सैंक्टिटी बनी रहे। तो अब ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे जिनको, लेकिन उसका लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या है वो तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इससे बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल जुडिशियल पीपल, जुडिशरी के जो लोग हैं वो इस बात को सोचें। थोड़ा डिसहार्टनिंग रहा होगा, दुख नहीं, डिसहार्टनिंग कुछ नहीं होता। देखो डिसहार्टनिंग, हमने तो अपना काम कर दिया, जो मतलब कानून के जो कानूनविद हैं उनका सोचने का तरीका है ना। ठीक।